बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का प्रचार कल शाम थम गया। आइए एक मिनट में आपको दिखाते हैं इन चुनावों से जुड़ी हर अपडेट। बिहार चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को प्रचार का शोर थम गया। सोमवार को डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और 3 नवंबर मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 17 जिलों की कुल 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें पश्चिमी चंपारण के 3, पूर्वी चंपारण के 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी में 4, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की 5-5, गोपालगंज के 6, सिवान के 8, सारण के 10, वैशाली के 6, समस्तीपुर के 5, बेगूसराय के 7, खगड़िया के 4, भागलपुर के 5, नालंदा के 7 और राजधानी पटना के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की किस्मत दांव पर है, क्योंकि इसी चरण में पार्टी के सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 19 उम्मीदवार नए हैं। इन 94 सीटों में पिछली बार जेडीयू को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे चरण की वोटिंग इन चुनावों का फैसला कर सकती है। बिहार चुनावों के दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने रविवार को 4 जनसभाओं को संबोधित किया। 1 मिनट में देखिए। भारत माता की। बिहार चुनावों के दूसरे चरण के लिए रविवार को प्रचार का आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने भी एनडीए के लिए रविवार को 4 अलग अलग जगहों पर रैलियां की। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नागरिकता कानून से लेकर पुलवामा हमले के मुद्दे पर जमकर घेरा। हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं और जूझ रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए पैदा हुए हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए ही वो जूझ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों के सामने एनडीए सरकार के समय किए गए विकास कार्यों का हिसाब भी रखा और लोगों को राजद के समय चल रहे जंगल राज पर भी हमला बोला। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 15 साल की एनडीए सरकार को घेरा। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जी न्यूज से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में तेजस्वी यादव ने 15 साल की एनडीए सरकार के काम को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए बताया कि वो कैसे रोजगार के वादे को पूरा करेंगे। शिक्षा डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का 60% वैकेंट खाली है। सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होते हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट्स में जो संख्या बल होनी चाहिए वो नहीं है। 4.5 लाख ये 5.5 लाख राष्ट्र औसत के मुकाबले आने में। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी सीएम नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके। 15 साल से बीजेपी और जेडीयू सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। निकिता हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ में हुई महापंचायत पर स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने एक महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत के सदस्यों ने मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हो और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उनकी मांग थी कि अगर हो सके तो हैदराबाद और विकास दुबे की तरह इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। मगर जब महापंचायत जारी थी तब कुछ लोगों ने दूसरी तरफ से NH2 को जाम किया और पथराव भी किया, जिससे हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना था कि कुछ शरारती तत्व ट्रैक्टर की ट्रॉली में पत्थर भरकर लाए थे और उन्होंने महापंचायत पर पथराव किया। कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को निकिता की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो परीक्षा देकर घर लौट रही थी। बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड के बाद अब यूपी और हरियाणा की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही हैं। आपको 1 मिनट में पूरी खबर बताते हैं। फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी
अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लव जिहाद के कानून का समर्थन करते हुए कहा कि बेटियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो। मथुरा की जेल में बंद 4 पीएफआई सदस्यों की रविवार को कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई। 1 मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। हाथरस में दंगा भड़काने का आरोप झेल रहे पीएफआई के 4 सदस्यों को कोर्ट में पेश किया गया। उनकी ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर को 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, जो रविवार को खत्म हो रही थी। शनिवार को मांड एसडीएम ने चारों आरोपियों की जेल से ऑनलाइन पेशी की और एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल प्लाजा से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिन पर आरोप था कि ये हाथरस में जातीय दंगे भड़काने के इरादे से वहां जा रहे थे। एसडीएम मांड डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अभी मधुबन एडवोकेट ने केवल वकालतनामा लगाकर नोटिस 111 का जवाब दिया, मगर किसी भी संदिग्ध ने अभी तक जमानत नहीं डाली है। इसके अलावा जमानती नहीं होने पर दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। रविवार को श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में हिजबुल के आतंकी को मार गिराया। 1 मिनट में दिखाते हैं अपडेट आपको। रविवार को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बाहर एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह को मार गिराया। सैफुल्लाह ने इस साल मई में रियाज नाइको की हत्या के बाद संगठन की कमान संभाली थी और वो कश्मीर घाटी में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था। सैफुल्लाह सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों में भी शामिल था। पुलिस को इतला मिली थी कल रात में इस घर में साउथ कश्मीर से एचएम का कमांडर डॉक्टर जिसको सैफुल्लाह बोलते हैं आया हुआ है। उसके बाद पुलिस सीआरपी आके कॉर्डन करते ही फायरिंग शुरू हो गया। बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सैफुल्लाह ने हिजबुल के लिए कई आतंकियों की भर्ती की थी और वो पाकिस्तान की टेरर मशीन को भारत में चला रहा था, मगर इसकी मौत के बाद एक बार फिर ये संगठन बिना किसी लीडर का हो गया है। राजस्थान में गुर्जरों को लेकर आरक्षण का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण को लेकर प्रदेश भर के गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं। धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई। आरक्षण 5%। कब तक नहीं हटोगे बाबा? 2 महीने 2 साल है जा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। अपनी मांग को लेकर गुर्जर रेल की पटरियों पर लेट गए और सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी वो पटरियों से नहीं हटेंगे। 15 साल से मांग कर रहे, लॉलीपॉप दे रहे, लॉलीपॉप अब नहीं मांग रही। हक चाहिए आर या पार। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली 16 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और कई ट्रेनों को झांसी बीना नागदा रूट पर मोड़ दिया गया। पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैंसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीते समय में यह आंदोलन कई बार भयानक रूप भी ले चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम एक कंपनी को दिया गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में अब लार्सन एंड टूब्रो निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करेगी, जबकि मंदिर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में टाटा इंजीनियरिंग कंपनी काम करेगी। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि के विकास के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के आर्किटेक्ट को आमंत्रित कर रही है, ताकि वो राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि के विकास का ढांचा तैयार कर सके। रविवार को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई।
इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज के साथ साथ लार्सन एंड टुब्रो और टाटा कंसल्टेंट के इंजीनियर्स भी मौजूद थे। साथ ही आईआईटी चेन्नई और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के साथ सीबीआरआरआई और आईटी सूरत के इंजीनियर्स ने भी बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। 1 मिनट में आपको प्रदूषण से जुड़ी अपडेट दिखाऊंगा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब के स्तर पर बनी हुई है। रविवार देर शाम रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों में दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जल्द ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर की श्रेणी में आ जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण में 40% योगदान पराली के जलने का है। पिछले 7 दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले सोमवार को AQI 353 था, जबकि मंगलवार को ये 312 के आंकड़े पर था। बुधवार को ये 297 तक पहुंच गया, मगर गुरुवार को 395 के साथ एक बार फिर 400 के करीब पहुंच गया। शुक्रवार को AQI 374 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले शनिवार AQI 367 रहा। हाल ही में कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये पाया गया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आग के बिंदुओं का आकार काफी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में प्रदूषण लोगों पर दोहरी मार की तरह होगा।